नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 का सी सेट पेपर, मतलब पेपर 2। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। वह नाव वही दूरी धारा के अनुकूल कितने घंटों में तय करेगी यदि शांत जल में धारा की गति नाव की गति की 1/4 है। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की कितनी होगी 1/4। 4 का 1/4 मतलब 1। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल मतलब अगर नाव 4 किलोमीटर से जाएगी तो 1 किलोमीटर से धारा उसको रोकेगी। प्रतिकूल का मतलब है कि धारा के विपरीत। 4 से जा रही है, 1 से धारा, तो कैंसिल होकर 4 में से 1 कितना बचेगी, 3 बचेगी। ठीक है, तो ये 15 किलोमीटर की दूरी, तो विपरीत में चाल कितनी आ गई इसकी, विपरीत में आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा की, क्योंकि नाव की 4 थी, धारा की 1, दोनों अपोजिट हैं तो बचेगी 3। मतलब कौन सा सूत्र लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। हमको क्या दिया है, दूरी दी 15 किलोमीटर, समय दिया 5 घंटा, तो हमको चाहिए चाल। दूरी कितनी है 15, चाल कितनी है जो हमने निकाली थी 3 है। ठीक है, तो समय कितना है 5, तो ये आ गया 15 बराबर 15। मतलब कि हमने जो 4 और 1 मानी है वो बिल्कुल सही दूरी है। ठीक है, तो हमको इससे पता चल गया कि जो हमने 4 और 1 नाव की चाल 4 और धारा की 1 मानी है वो बिल्कुल सही है। अनुकूल मतलब 15 किलोमीटर की दूरी है, वही दूरी बोल रहा है, और हमने धारा के अनुकूल कितना होगा, अनुकूल मतलब 4 नाव की थी, 1 धारा की थी, जुड़ जाएगी क्योंकि उसी दिशा में धारा है, उसी दिशा में 5। तो हम ये हो गया दूरी बटे चाल, तो 5 दिया 15 मतलब 3। आंसर कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब धारा जो है, धारा वो उसकी गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक मोटर नाव मतलब कि नाव धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में शुरुआती बिंदु पर वापस लौट जाती है। मतलब एक बार जाएगी और एक बार उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी, कितने घंटे में, 12 घंटे में। शांत जल में नाव की चाल हमको बतानी है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, हमको दिया है धारा की चाल कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 35, और 35 आने में 35 जाने में। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी टोटल 70, और 12 घंटे में शुरुआती बिंदु, मतलब टोटल आने और जाने में कितना लग रहा है समय, 12 घंटे। 35 जाने में, अगर हम मान लें, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से। ठीक है, अगर हमने मान लो कि 8 माना, क्या माना कि शांत जल में नाव की चाल क्या है 8 और धारा की 1 है, तो जब वो प्रतिकूल जाएगी, प्रतिकूल, तो 8 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि नाव जा रही है 8 से और धारा है 1, तो कितने से घटा दी 1 से, तो बचेगा 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो ये आ जाएगी 5 घंटे। ठीक है, ये आ गया सिर्फ जाने जाने में प्रतिकूल। और अगला 35 अनुकूल में निकालना है। मतलब 35, 8 हमने मानी है नाव की चाल और 1 है धारा की। मतलब अब जब अनुकूल है तो 8 से नाव जाएगी, 1 से धारा उसको धक्का देगी, तो कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, तो 9 से कोई कट ही नहीं रहा, तो मतलब ये 8 हमने गलत माना है। ये सिर्फ समझाने को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम मानेंगे 6 मानेंगे, तो 35 दूरी है जब प्रतिकूल में जा रही है, तो हमने माना 6, और धारा की गति कितनी दी है 1 किलोमीटर, तो 6 नाव की है, 1 है धारा की, प्रतिकूल है, तो 6 को 1 से घटा देगी तो कितनी बचेगी 5, तो यह आ जाएगा 7 घंटे। और अनुकूल में 35 जाएगी, और अब नाव की है 6 और 1 है धारा की, तो 6 और 1 अनुकूल में जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 7, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 7 घंटे लगे थे उसको प्रतिकूल में, 5 घंटे लगे उसको अनुकूल में, ये टोटल हो गए 12 घंटे जो कि हमको दिया था। तो आंसर हो जाएगा क्या 6 मानने पे बिल्कुल सही आ रहा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5x इक्वल टू हो 0.4y, तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो 1.5 x इक्वल टू 0.04y, पक्षांतर करेंगे, x
डिवाइड बाय वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04 इक्वल टू 1.5 कहाँ जाएगा नीचे, वाई इस एक्स के नीचे आ जाएगा और 1.5 कहाँ चला जाएगा 0.04 के नीचे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक्स और वाई जो जिसके सामने है वही उसकी वैल्यू होती है, जो जिसके सामने है। एक्स के सामने क्या है 0.04, वाई के सामने क्या है 1.5, तो ये इनकी वैल्यू होगी। या फिर एक्स अगर हम पक्षांतर करेंगे तो 0.04 कहाँ जाएगा एक्स के नीचे 0.04। ठीक है, तो या तो जो नीचे होगी वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जो चाचा है वही भतीजा है, मतलब कि जो नीचे है वो पक्षांतर करेंगे तो वो सामने जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 0.04, वाई की कितनी मिल गई 1.5। ठीक है, तो इक्वेशन में हम वैल्यू रख देंगे। तो एक्स बराबर हमको क्या मिला था, एक्स के सामने क्या आएगा 0.04, वाई की वैल्यू हमको क्या मिल गई थी 1.5, तो रख देंगे y माइनस एक्स मतलब 1.5 माइनस 0.04, वाई प्लस एक्स मतलब 1.5 प्लस 0.04। ठीक है दोस्तों, तो 1.5 मतलब डेढ़ में से या कितना गया 1.50 लिख सकते हैं इसको, इसमें से कितना जाएगा 0.04। ठीक है, तो इसमें से कितना बचेगा 1.46 बचेगा, कितना बचेगा 1.46 डिवाइड बाय डेढ़ में 0.4, डेढ़ में 0.04 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.54, सीधा है। ठीक है, तो बस दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर वैल्यू है दशमलव के बाद। ठीक है, तो बचेगा कितना 146/154। ठीक है, अब काट सकते हैं। ठीक है, कितना बचेगा 146/154। ठीक है, तो देख सकते हैं ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 कम से संख्या ज़्यादा हो नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, तो दशमलव कहीं पे है भी नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा यही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 इंटू 0.03 इंटू 30। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि 3 इंटू 0.3 अपॉन में कितना आएगा 10, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें कितना आएगा 0.03 दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 3/1000। ठीक है, इंटू आ जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 30। ठीक है, तो इसका दशमलव खत्म करेंगे सबसे पहले, 3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा 0.3, इसमें आएगा बट्टे में 100 और ये पॉइंट खत्म, इसमें आ जाएगा 0.003, इसमें आ जाएगा 1000। ठीक है, और सबसे पहले क्या था 30, तो 30 हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो अब कितना बचा नीचे देखो 1 0 2 0 3 4 5 जीरो, कितने जीरो बच रहे हैं 5, ये दशमलव तो कर जाएगा 5 जीरो, तो अब जिसके दशमलव के बाद 5 संख्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें 4 हैं, इसमें कितनी 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, गुणा करना हो तो गुणा करके देख सकते हैं, नहीं तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको मिल ही गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है ये वाला, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें चलेंगे, देखेंगे कि बड़ा डब्बा, फिर बड़ा डब्बा और ये आधा डब्बा बोल सकते हैं इसको, ये फुल भरा है, ये फुल भरा और ये आधा, इसके बराबर दिया है 15। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होगी, मान लो इसकी 4 है, इसकी 4 है, तो इसकी 2 होगी क्योंकि आधा है इससे। ठीक है, बाकी अगर 4 4 8 तो 10 होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा, दिमाग तो इसमें लगाना ही पड़ेगा। तो कुछ और सोचते हैं कि 15 आ जाए, मान लो इसका 6, इसका 6, तो इसका आधा होगा 3, 6 12 और 3 15, ये फिक्स है। ठीक है, अगला है ये देखो, ये आड़ी वाली लाइन है मतलब इसकी 6 है, ये खड़ी लाइन है तो इसका कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर हम इसको मानते हैं 4, तो 6 4 10, तो इसका 2 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, नहीं हो सकता, मतलब अगर हमने इसको माना 8, तो इसका ये खड़ी लाइन, तो इसका आधा होगा 4, तो 8 और 6 14, 14 में से 10 गए,
तो 10 बचे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये और तिरछी लाइन है, तो हमको चाहिए 6, तो 6 कैसे आएगा? अगर हमने इसको माना 4, इसको माना 4, तो इसका हाफ है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 की हाफ 2, तो 8 में से 2 गए तो 6 बचा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू रखनी है, सिर्फ हमने वैल्यू ढूंढ ही ली। ये खड़ी हुई लाइन, खड़ी का कितना था? ये 4, तिरछी लाइन का कितना है? 2, ये यहाँ पर आड़ी लाइन, इसका हमने कितना माना था? ये 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखो 3। ये भी आड़ी लाइन है, इसकी वैल्यू भी 3 है। ठीक है, इसकी 2। तो सबसे पहले क्या होगा? कोष्टक सॉल्व होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? कोष्टक, बोर्ड मास। तो 3 × 2 ये होगा 5, 3 × 2 कितना हो गया? 5, और इंटू कितना लगा हुआ है? 4, और प्लस में कितना है? 3। ठीक है, तो 5 4 जा 20 और 3 मतलब 23, तो इसका आंसर हो जाएगा 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टार गायब होके पॉइंट आ रहे हैं, स्टार गायब होके पॉइंट। ठीक है, तो पहले एक स्टार बीच वाला गायब, तो बीच स्टार, फिर उसके बाजू वाला, तो उसमें आ गया, फिर आया ऐसा, फिर आया तिरछा, और फिर गया ऐसा, तो इसके बाद आएगा सीधा वाला गायब होगा। देखो, इसके बाद एक स्टार गायब हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, तो अब कितने पॉइंट आ जाएंगे? 5। तो इसमें कितने हैं? 3, ये हो नहीं सकता। इसमें 4 है, ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तिरछे के बाद जाएगा सीधा, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें तिरछे के बाद यहाँ पर आ गया, तो होगा आंसर कौन सा? डी वाला। आप एक छात्रावास प्रबंधक हैं, सेमेस्टर की शुरुआत में नई छात्रों की भर्ती होने की संभावना है, आप क्या करेंगे? मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएंगे, मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएंगे, नए विद्यार्थियों के आने से पहले उन्हें ठीक करवाएंगे, प्रयास करेंगे, प्रत्याशित और मौजूदा समस्याओं के बारे में अधिकारियों को बताएंगे, नए विद्यार्थियों के आने से पहले उन्हें ठीक करवाने का प्रयास करेंगे। नए विद्यार्थियों के आने का और समस्याओं का शिकायत करने का, ये तो कहीं से कहीं नहीं है, ये भी नहीं है, इसका सबसे अच्छा आंसर है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आप एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहते हैं, आपके पड़ोसी के शौचालय में पानी टपकता है जो आपके अपार्टमेंट के शौचालय के नीचे है। रिसाव आपके शौचालय से उत्पन्न लगता है, मतलब आपके शौचालय से रिसाव हो रहा है और नीचे वाले की इधर जा रहा है। नलसाज आपके पड़ोसी की समस्या का समाधान करने आता है, मतलब सुधारने वाला आता है, तो आप क्या करेंगे? तो पहले उसे परेशान नहीं करने के लिए नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। उसे अंदर लाएंगे और समस्या का हल करने देंगे, ये हो सकता है। उसे 1 सप्ताह, ये नहीं हो सकता। आप शौचालय की मरम्मत की अनुमति देंगे जबकि आपका पड़ोसी मरम्मत का व्यय वहन करेगा, तो व्यय का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आपको एक बैंक लॉगिन और पासवर्ड की पूछताछ के लिए एक ईमेल प्राप्त होता है, आप क्या करेंगे? जल्द से जल्द आपका विवरण भेज देंगे, नहीं भेजेंगे, ईमेल को हटा देंगे और भूल जाएंगे, यह जानने के लिए उत्तर देंगे कि बैंक लॉगिन और प्रत्यर्पण पासवर्ड सत्यापित करने की आवश्यकता क्यों है, तो कोई उत्तर नहीं देंगे, प्रेषक का जवाब नहीं देंगे और संबंधित अधिकारी को ईमेल अग्रेषित करेंगे, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है। आप सड़क पर पैक किए गए पानी की बोतल खरीदते हैं और पीकर आप क्या करेंगे? तो बोतल रखेंगे और कचरा दान में फेंक देंगे। ठीक है, चलते चलते, ये नहीं हो सकता। उसे नाली में फेंक देंगे, नहीं हो सकता। गंदे स्थान पर नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आपका किसी के साथ मतभेद है, आप विनम्रता से कैसे व्यक्त करेंगे? ठीक है, तो इसका होगा तुम गलत हो, ये विनम्रता कहीं से कहीं तक नहीं हुई। आप बकवास बोलते हैं, ये भी नहीं हुई। आप इसके बारे में नहीं जानते, ये भी नहीं हुई। मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, ये विनम्रता से आप व्यक्त कर देंगे। अगला क्वेश्चन है। किसी रेखा में खड़े कुछ छात्रों की कक्षा में रामू की स्थिति बाएं छोर से 11वें और दाहिने छोर से 41वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं, हमको बताना है टोटल छात्र। ठीक है, एक सीधी रेखा में खड़े हैं कुछ छात्र, रामू की स्थिति बाएं छोर से, ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ये बायां ये दायां, बाएं से 11वां और दाएं छोर से 41वां, ये 41वां और ये कितना है 11वां। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है T बराबर लेफ्ट प्लस राइट, बीच में प्लस है तो एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हो जाएंगे टोटल छात्र। ठीक, लेफ्ट से कौन सी स्थिति है 11वीं, राइट से कितनी है 41 -1, मतलब
11 में से 1 गया 10, 1 10, 51। तो इसका आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 51। अगला क्वेश्चन है, लगभग सभी देशों की सरकारों के प्रमुखों ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान के लिए कई जरूरी पहल करने का फैसला किया है। यह दर्शाता है कि पूर्व में कोई कदम नहीं उठाए गए, पूर्व में उठाए गए कदम बहुत अच्छे थे। ये दोनों हमको कहीं से कहीं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के तौर पे नहीं है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आज अधिक गंभीर हैं। अब सरकारों के प्रमुखों पर अनावश्यक दबाव है। तो सबसे अच्छा जो बेहतरीन है आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल के नए प्रधानाचार्य ने स्कूल में प्रत्येक छात्र से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। यह बताता है कि प्राचार्य का मानना है कि योग पढ़ाई के लिए जितना ही महत्वपूर्ण है हो सकता है। उनके द्वारा प्रधानाचार्य का पदभार संभालने से पहले सभी छात्र योग कर रहे थे, लेकिन नियमित रूप से नहीं। ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके पदभार संभालने से पहले कोई योगाभ्यास नहीं करती, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें लगता है कि योग बच्चों और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बी की बहन है। ठीक है, तो ए बी की बहन बना लेंगे, ए बना लेंगे बी की बहन। ठीक है, सी बी की माँ है। सी जो सी है वो बी की माँ है। माँ मतलब नेगेटिव, महिलाओं के लिए माइनस, पुरुषों के लिए प्लस। ए बी की बहन है मतलब कि ए बहन है, बी का कोई जेंडर कन्फर्म क्वेश्चन से नहीं हो रहा है। अगला क्या है, डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है, पुरुषों के लिए प्लस। और जो जनरेशन ऊपर जाएगी ये इसका माता या पिता ऊपर। अगर इसका बी का कोई पुत्र होता या पुत्री होती तो नीचे जाती जनरेशन। ठीक है, ये जब रीजनिंग करेंगे तो मैं विस्तार से समझाऊंगा, अभी इतना काफ़ी है। ई डी की माँ है। जो ई है वो डी की माँ है। माँ है मतलब माइनस, उसके भी ऊपर। तो हमको बताना है ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है। से किस में लगा? डी से। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर, मतलब डी पर हम बैठेंगे, मतलब डी सोचेंगे कि हम खुद हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? ये उसकी लड़की के बच्चे जो भी होंगे कौन से होंगे, इसका जेंडर पता नहीं है, तो ये क्या होगी? लड़की है तो ये क्या होगी? पोती। तो इसका आंसर हो जाएगा पोती। पोती और दादी में कन्फ्यूजन होता है कई लोग का, इसी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा था ए से डी पूछा होता, ए से डी, तो हम ए से डी की ओर देखते तो क्या बोलते? दादी। मगर डी से पूछा है तो डी का क्या करेंगे? डी से देखेंगे, ये क्या बोलेगी? पोती। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ढेर सारे वीडियो आएंगे व्यापम से संबंधित, MPPSC से संबंधित। थैंक यू।